हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस सीरीज़ का सेकेंड पेपर लेकर आए हैं। इसमें 30 प्रश्न हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की? तो ऑप्शन ए है इवानोवस्की ने, ऑप्शन बी फंक ने, ऑप्शन सी सुमनर ने, ऑप्शन डी सेंगर ने। तो इसका सही आंसर है फंक ने। अगला प्रश्न है, डीएनए में होते हैं। ऑप्शन ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी पेप्टाइड्स, ऑप्शन सी पेप्टॉन्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस का बना होता है, जिसमें प्यूरिन एवं पिरामिडिन होते हैं। प्यूरिन में एडेनाइन और गुआनिन तथा पिरामिडिन में साइटोसाइन और थाइमिन होते हैं। एमिनो एसिड 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। अग्नाशय से जो ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स में बदलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। बाकी जो गैलेक्टोज है वो भी मोनोसेकेराइड है, लेकिन इसका सही आंसर है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए हेपेटोगोल डक्ट, ऑप्शन बी हेपेटी पेंक्रियाटिक डक्ट, ऑप्शन सी सिस्टिक डक्ट, ऑप्शन डी हेपेटिक डक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिस्टिक डक्ट। यकृत द्वारा बनाया हुआ जो पित्त होता है वो पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा प्रवाहित होता है, इसे हम बाइल डक्ट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। तो इसका सही आंसर है डी माल्टोज। माल्टोज डाइसेकेराइड है। ये दो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलाकर माल्टोज बनाते हैं, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलाकर सुक्रोज बनता है, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलाकर लैक्टोज बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एस्ट्राडियोल, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बी एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, और इसकी कमी से डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है, और ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? ऑप्शन ए लैक्टोजेन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी कैसिन, ऑप्शन डी रेनिन। तो इसका सही आंसर है कैसिन। कैसिन को दुग्ध प्रोटीन कहते हैं। हमारे आमाशय में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने के लिए होता है, और रेनिन होता है कैसिन को पचाने के लिए। अगला प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी कोलन, ऑप्शन सी सीकम, ऑप्शन डी आमाशय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। सूर्य की धूप और मछली की लीवर में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरोल। अगला प्रश्न है, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आमाशय से रेनिन और पेप्सिन नामक दो एंजाइम स्रावित होते हैं। रेनिन दूध में उपस्थित केसिन को पचाने के लिए उपयोग होता है, और जो पेप्सिन प्रोटीन को पचाने के लिए काम आता है। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? ऑप्शन ए रंगहीन, ऑप्शन बी अत्यधिक रंगीन, ऑप्शन सी और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ, और ऑप्शन डी निलंबित ठोस कण वाला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ होता है। जबकि किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, और ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हो उसे अतिसंतृप्त विलयन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉन्ड्री साबुन क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी संश्लेषित सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का मिश्रण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए
प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। जो लॉन्ड्री साबुन होता है वो प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, संश्लेषित अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट क्या है? तो ऑप्शन ए वसा अम्लों के सोडियम लवण, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कैल्शियम लवण, ऑप्शन डी एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण। तो इसका सही आंसर है, जो डिटर्जेंट होता है वो एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? ऑप्शन ए वे कठोर जल में घुलनशील होते हैं, ऑप्शन बी वे रंगहीन पदार्थ होते हैं, ऑप्शन सी सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं, ऑप्शन डी वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न का मेन कारण क्या है? क्योंकि उसमें उपस्थित सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, चूने के जल में क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे हम कहते हैं कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और इसका उपयोग साबुन बनाने में और रंग बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु के नमूने में क्या होता है? ऑप्शन ए केवल ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी केवल ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैस हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वायु के नमूने में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अक्रिय गैसें मौजूद होती हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी क्रिस्टलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रम द्वारा बदला जाता है, और जो आसवन होता है इस विधि में मुख्यतः दो द्रवों को उनके क्वथनांक में अंतर के आधार पर अलग अलग किया जाता है, और ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और क्रिस्टलन में इस विधि में रवेदार ठोस पदार्थ के घोल को गर्म करके छान लिया जाता है, और छानने के बाद घोल को धीरे धीरे ठंडा करने पर रवेदार ठोस पदार्थ प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? ऑप्शन ए फेरस क्लोराइड, ऑप्शन बी फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, ऑप्शन सी फेरिक सल्फेट, ऑप्शन डी फेरिक क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है बी फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। अगला प्रश्न है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? ऑप्शन ए धातु कार्बोनेटों का मिश्रण, ऑप्शन सी शुद्ध कार्बन, ऑप्शन डी रेत का शुद्ध रूप, ऑप्शन डी कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट का मिश्रण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। रासायनिक रूप से हीरा शुद्ध कार्बनिक है, जो कार्बन का अपर रूप होता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो? ऑप्शन ए उसका त्वरण दुगना होगा, ऑप्शन बी उसका संवेग दुगना होगा, ऑप्शन सी उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, ऑप्शन डी उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी। तो इसका सही आंसर उसका संवेग दुगना होगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणन वेग, यानी संवेग वेग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी वेग दुगना होने पर संवेग भी दुगना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड? ऑप्शन ए एक समान वेग से गतिमान होंगे, ऑप्शन बी एक समान संवेग से गतिमान होंगे, ऑप्शन सी एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक समान वेग संवेग से गतिमान होंगे। एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल ही एक ही अवधि के लिए लगे हों तो ये पिंड एक समान वेग से गतिमान होंगे। ये पिंड संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार गतिमान होते हैं। अगला प्रश्न है, 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य कितना होगा? ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी 20 जूल, ऑप्शन सी 200 जूल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 0 होगा, क्योंकि जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है। साथ में इस पर यदि 90 डिग्री के एंगल पर काम किया जाए लंबवत वर्टिकल रूप से तो कार्य 0 माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा? ऑप्शन ए दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आधी रह जाएगी, ऑप्शन सी 4 गुना हो जाएगी, ऑप्शन डी 1/4 रह जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है
वो हाफ mv² होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा उसके वेग के किसी पिंड के वेग के द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि वेग दोगुना होने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन बी दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, यानी कि किसी वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। अगला प्रश्न है, स्थिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा हो तो पदार्थ को ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, ऑप्शन डी स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा का कुल योग दोलन के मध्य में अधिकतम होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। स्थिर आलम से लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ अगर इधर उधर झूल रहा है तो पदार्थ की गतिज ऊर्जा दोलन के बीच में अधिकतम होगी। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है क्योंकि ऑप्शन ए फिसल न जाए, ऑप्शन बी चाल बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके, ऑप्शन सी थकान कम हो, ऑप्शन डी स्थायित्व में वृद्धि हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्थायित्व में वृद्धि हो, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है क्योंकि उसकी स्थायित्व में वृद्धि हो सके। इसका मेन कारण है कि किसी भी वस्तु को जो गुरुत्व केंद्र की क्रिया रेखा है उसके आधार तल से ही गुजरनी चाहिए, स्थायित्व रहने के लिए कंडीशन है। अगला प्रश्न है, भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 365 दिन, ऑप्शन डी निरंतर परिवर्तनशील है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24 घंटे। भू स्थिर या तुल्यकाली उपग्रह के घूर्णन का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। अगला प्रश्न है, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक सेब बाहर छोड़ा जाए तो यह है, ऑप्शन ए पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन बी यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, ऑप्शन सी अधिक वेग से गमन करेगा, ऑप्शन डी कम वेग से गमन करेगा। तो इसका सही आंसर है बी, परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से अगर एक सेब छोड़ा जाए बाहर तो यह यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे, ऑप्शन ए गहराई व खारापन घटता है, ऑप्शन बी गहराई कम तथा खारेपन में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी गहराई तथा खारापन कम हो जाता है, ऑप्शन डी गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई एवं खारापन दोनों में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।